नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर सर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस विद समीर सर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सबके लिए भारतीय संविधान से लेक्चर ला रहे हैं और अब तक 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और आगे यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक भारतीय संविधान का अंतिम लेक्चर नहीं हो जाता। मैं कोशिश करूंगा कि 18 से 20 लेक्चर में भारतीय संविधान को कंप्लीट कर दिया जाए। अपने इस लेक्चर के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि यूपीएससी, यूपी पीसीएस, इसके अलावा अदर स्टेट के पीसीएस, इसके अलावा आरओ एआरओ, ये आरओ एआरओ चाहे लोक सेवा आयोग से हो या फिर हाई कोर्ट से हो, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी से जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हों, चाहे वो पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस में लेखपाल का एग्ज़ाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि ये सारे जो एग्ज़ाम मैं आपको गिना रहा हूँ, इन सब में जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है और जीएस की इस वेटेज में भारतीय संविधान से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इसमें मैं आपको वो एक सीरीज दे सकूँ कि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम में तकरीबन लगभग पॉलिटी से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो मान लेते हैं 20 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इस 20 में आप 18 कम से कम करके आएँ, क्योंकि 20 में 20 तो लगभग जो टॉप करते हैं वो भी नहीं करते होंगे। रीज़न क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जो स्टूडेंट ना कर पाए, लेकिन कम से कम 20 में 18-17 ऐसा किया जा सकता है। तो अगर 95% के अराउंड आपको क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर से मिले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दूसरी चीज़, आपको हमारे इस लेक्चर के साथ करना क्या है कि जैसे मैं आज कई चीज़ें पढ़ाऊँगा, जिसमें पहला हम डिस्कस करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र पर। इसके अलावा और तमाम टॉपिक हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम जिस भी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, आप उस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हों उसको करिएगा। कौन से एग्ज़ाम में? कम से कम जो एग्ज़ाम आप तैयार कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन को तो करिएगा। साथ में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे यूपीएससी में क्या पूछा गया है, यूपी पीसीएस में क्या पूछा गया, आरओ एआरओ में क्या पूछा गया है, या और सारे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हैं, उसको आप देखेंगे। तो मुझे यकीन है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब कहाँ से देखेंगे ये आप समझिएगा। वैसे बहुत सारी बुक हैं, जैसे घटना चक्र पूर्वावलोकन है। इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें आती हैं, जैसे इस समय बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक आ चुके हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि अगर आपको पूरे क्वेश्चन चाहिए तो घटना चक्र पूर्वावलोकन ही फॉलो करिए। तो क्योंकि उसमें बहुत सारे जितने भी हिंदी भाषी राज्य के स्टेट के क्वेश्चन हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के, वो मिल जाते हैं। इसके अलावा उसमें यूपीएससी के भी क्वेश्चन मेंशन होते हैं, तो वो अच्छा होता है और आंसर बहुत सटीक दिया होता है। लेकिन अगर आप कोई किसी और बुक से भी पढ़ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लेक्चर देखिए और आए हुए क्वेश्चन को करिए। फिलहाल आज हम जो शुरुआत करेंगे वो है सबसे पहले संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो देखिए, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जैसा कि आगे बताएंगे। ठीक है, यूनियन है किसका? राज्यों का। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब एक चीज़ और जान लीजिए, संघ का मतलब है, इसका मतलब भारत में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था मतलब संघ और मतलब केंद्र और राज्य का जो है मिला जुला सरकार रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चे अपडेट ना हो तो कहें कि सर 28 राज्य नहीं 29 राज्य है। नहीं भैया, 28 राज्य है इस समय,
क्यों? क्योंकि जो 2 जून 2014 में तेलंगाना बना था उस वो भारत का 29वां राज्य था। लेकिन अभी आपने देखेंगे कि 2019 में क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर को क्या किया गया, राज्य का स्टेटस इससे छीन लिया गया और इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके अलावा इसके एक भाग को लद्दाख के रूप में वो भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो आप देखेंगे कि जहां 29 राज्य था वहां जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा जाने के बाद अब 28 राज्य हैं। अब कहेंगे सर तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे तो अब कितने, अब तो 9 होने चाहिए। नहीं भैया, कुछ समय बाद जनवरी 2020 में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया। तो अब क्या हुआ, टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए किया क्योंकि ये अपडेट होना चाहिए आपको। अब अगर बात करें कौन कौन से राज्य हैं तो आप सब जानते होंगे। अब राज्य, अगर आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको राज्य नहीं गिना सकता, फिलहाल एक नज़र देखूंगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। कभी कभी कुछ राज्यों के राजधानियों को पूछ लिया है। जैसे आप अगर देखेंगे तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके अलावा गोवा, इस तरह से कुछ स्टेट हैं, सिक्किम, असम, ये यहाँ का जो है यहाँ की राजधानी को बार बार पूछ लिया गया है। ठीक है, या कभी कभी सवाल बनता है कि कोई स्टेट है उसकी राजधानी है, जैसे लखनऊ है, तो ये पूछता है कि किस नदी पे बसा हुआ है, तो वो तो ज्योग्राफी का विषय हो गया। लेकिन कम से कम भारत के जितने भी स्टेट हैं उसके कैपिटल को आप, राजधानी को जान लेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि लखनऊ किस रिवर के किनारे है, तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं वर्तमान में, उसको देख लीजिए, क्योंकि पूछ लेता है कि भारत में कौन कौन संघ शासित प्रदेश हैं और उसकी राजधानियां क्या हैं, तो कम से कम जान लीजिए कि कौन कौन है। तो दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दमन दीप, दादर नागर हवेली। ठीक है, दमन दीप और दादर नागर हवेली अब एक ही में मेंशन हो गए हैं। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि मैं स्टेट के बारे में पढ़ नहीं रहा हूं कि कौन कौन से स्टेट हैं। रीज़न क्या है, मुझे इतना विश्वास है कि आपको इतना तो आता होगा कि भारत में कितने राज्य हैं और कौन कौन हैं, और कितने संघीय प्रदेश हैं और कौन कौन हैं, और इन सब की राजधानी को याद करना आपका काम है, क्योंकि मान के मैं चल रहा हूँ कि आपको इतना आता होगा, क्योंकि बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्तमान में क्या हुआ, जो मैं अभी बताया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा क्या किया गया, हटा दिया गया है, तथा इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 संघीय क्षेत्र, मतलब यूनियन टेरिटरी में क्या किया है, विभाजित कर दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में दादर नागर हवेली और दमन दीप को भी एक कर दिया गया। इस प्रकार भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं, मतलब संघ शासित प्रदेश जिसे आप कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम आगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र जो हैं उससे संबंधित कुछ अनुच्छेद को हम देखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को देखेंगे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 को देखिए। तो देखिए, इसमें एक सवाल आता है और कई बार आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। इस यूपीपीसीएस में भी 1 से 2 बार एक सवाल आया है, आरओ में भी आया है। पूछता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। जो है ये किस अनुच्छेद में पूछा गया है, तो देखिए अनुच्छेद 1 में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 1 के पहले पैराग्राफ में है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो भारत और इंडिया 2 शब्द का भी मेंशन किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है कई जगह पे कि संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो किस में किया गया है, अनुच्छेद 1 में। तो यहाँ अनुच्छेद 1 के पहले जो पहला लाइन है, फर्स्ट क्लास जो है, वहाँ से 2 तरह का सवाल बना है कि राज्यों का संघ भारत को किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है, और भारत या अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है। तो किस में हुआ है, अनुच्छेद 1 में हुआ है। ठीक है, इसमें इंग्लिश वर्जन ऐसे है,
भारत डैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। तो आप इंग्लिश भी चाहें तो देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा इसमें जो पॉइंट है ये है कि राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हों। मान लीजिए ऐसे जो क्षेत्र हों जो पहली अनुसूची में रखे गए हों वो राज्य और उसके राज्य क्षेत्र होंगे। तो भाई ये दूसरा क्लास कहता है अनुच्छेद 1 का। तीसरा क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। मतलब अगर भारत किसी और जगह से कोई क्षेत्र अर्जित करता है तो भारत के राज्य क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये अनुच्छेद 1 में ये 3 पॉइंट कहा गया है। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे, स्पेशली जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बना है या बनता है उसको बार बार रिवीजन कर लेंगे ताकि अगर आ जाए तो आप गलत ना करें। अब दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, दूसरा आर्टिकल कहता है भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों, ये निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति है। तो इसमें देखिए अनुच्छेद 2 में संसद को शक्ति दिया गया है। कैसा शक्ति दिया गया है कि भैया वो कानून से यानी कि विधि द्वारा कुछ ऐसे निर्बंधन या शर्त लगाए जो भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान करे। ये अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 2 में इतना सा है कि संसद को शक्ति दिया गया है कि वह संघ में यानी कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो भारत में नए राज्यों का प्रवेश कर सकता है या स्थापना कर सकता है। उसमें 4 ऑप्शन दे देता है, संसद भी दे देता है, ठीक है। तो उसमें 4 ऑप्शन में एक संसद भी होगा, तो किसको दिया गया, भारतीय पार्लियामेंट को दिया गया है। तो ये चीज़ आप नहीं भूलेंगे, ये भी एग्जाम में कई बार सवाल आ चुका है। अब अगर हम देखें अनुच्छेद 3 में क्या है, भाई अभी आप लेटेस्ट 2-3 साल पहले का पेपर देखेंगे तो यूपी पीसीएस का एक सवाल था जिसमें ये पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के तहत, मतलब ये पूछा था कि भारत के अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद विधि द्वारा जो है क्या कर सकती है। तो भाई संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है, ये अनुच्छेद 3 के बारे में ये अभी हाल ही में सवाल आया है। मुझे लगता है 2020 के पीसीएस में था ये सवाल, तो आप ये देख लेंगे किस में है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी लेटेस्ट ही पूछा गया है। तो देखिए अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण हो, नए राज्यों का निर्माण हो और वर्तमान राज्यों का क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो ये पूछा है संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती है, ऐसा पूछा था। तो भाई क्षेत्र में, सीमा में और नाम में परिवर्तन कर सकती है। क्षेत्र, सीमा और नाम, ये 3 चीज़ आप क्वेश्चन देखेंगे तो समझ जाएंगे हम किस चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं। क्षेत्र, सीमा और नाम। तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। और कैसे कर सकता है, विधि बनाकर, मतलब कानून बना करके कर सकती है। तो ये सवाल अभी लेटेस्ट जो है यूपी पीसीएस का है, इसलिए आप इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है राज्यों का पुनर्गठन। देखिए जो राज्यों का पुनर्गठन का टॉपिक है ये बड़ा ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही चर्चित टॉपिक है। ये हमेशा एग्ज़ाम में आने वाला प्रश्न, मतलब यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और आप एक चीज़ जान लीजिए कि हमेशा मुद्दे में रहता है, ऐसा नहीं है कि कभी ये मुद्दे से बाहर हो जाएगा, हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड थे। तो भारत के कुछ क्षेत्र थे वो हिंदी भाषी थे। कैसे थे, हिंदी भाषी थे। और कुछ क्षेत्र थे जहाँ अलग भाषाएं बोली जाती थी, जैसे मान लीजिए दक्षिण भारत में तेलुगु, तमिल, मलयालम, बहुत सारी भाषाएं, असम में असमिया, उड़ीसा में उड़िया, बंगाल में बांग्ला, इस तरह से तमाम जो स्टेट थे इंडिया के वहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, आप भी जानते हैं। तो एक चीज़ ये प्रश्न उठा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है या नहीं।
अब ये एक पेचीदा मुद्दा बन गया। रीज़न क्या है, जब हिंदी को, जैसे हिंदी तमाम बोलने का लैंग्वेज है, तो भारत के अधिकांश जो जनता है वो हिंदी में बात करती थी। तो लोगों को लगा कि जो अदर स्टेट के थे जो हिंदी नहीं बोलते थे कि उनके साथ कहीं भेदभाव ना हो जाए। तो उन्होंने क्या कहा कि हमें भाषा के आधार पर विभाजित कर दीजिए। तो भाई देखते हैं, इस टॉपिक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है या नहीं। तो हम क्या जानेंगे कि भाषा के आधार पर, किस पर, लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी जांच करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज थे, वो कौन, उनका नाम था यस के धर, की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय, कितने सदस्यीय, 4 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया गया। तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है कि नहीं, इसको जांचने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज यस के धर की अध्यक्षता में कितने सदस्यीय आयोग बना दिया, 4 सदस्यीय आयोग। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठ रही थी, उसको जांचने के लिए जो अध्यक्ष थे 4 सदस्यीय कमेटी के, उसमें कौन जो उनके अध्यक्ष थे, तो यस के धर, ये बार बार क्वेश्चन आया है। और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज थे, और इनको ये जो कमेटी बनी उसको राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाया। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा आराम से बता रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं कि आपके दिमाग तक पहुँचे, इसलिए घबराइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आपने अगर पढ़ लिया और अच्छे से पढ़ लिया, तो बाद में कहीं भी पढ़ेंगे तो बोलेंगे, समझेंगे कि हाँ सर ने वहाँ बताया था और यहाँ ये टॉपिक मिल रहा है। ठीक है, अब अगर बात करें, इस आयोग ने, मतलब यस के धर कमेटी ने क्या किया, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया, नहीं माना, कहा ये गलत बात है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करो। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अस्वीकार कर दिया, याद रखिएगा, अस्वीकार कर दिया। आगे, धर आयोग के निर्णय की समीक्षा के लिए कुछ और कमेटियां बनी। कौन? JVP, जे माने जवाहरलाल नेहरू, वी माने वल्लभ भाई पटेल, और पी माने पट्टाभी सीतारमैया। तो JVP कमेटी जो है, इसका गठन हुआ। इसने भी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की वकालत कर डाली। इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। और भाषा के आधार पर पुनर्गठन को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, मतलब हटा दिया। तो दोनों कमेटी ने एक ही बात कही, कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अच्छी बात नहीं है, इसको नहीं माना जा सकता, बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। अब अगर बात करें, JVP समिति के रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने किसकी, पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो कई बार इनका नाम एग्जाम में मेंशन किया है, पोट्टी श्री रामल्लू। अगर आप रामल्लू भी याद रखेंगे तो चलेगा। अब भैया क्या होगा, आगे का जो घटनाक्रम होगा वो होगा 58 दिन तक आमरण अनशन कर डालेंगे रामल्लू जी। ठीक है, श्री रामल्लू जी क्या करेंगे, 58 दिन, मतलब 58 डेज तक इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। और 15 दिसंबर 1952 को रामल्लू की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 15 दिसंबर 1952 को वो जो है एक्सपायर कर गए, मृत्यु हो गई। अब क्या होगा, रामल्लू जब मर गए तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा दबाव में आ गए। ठीक है, अब दबाव में आने के बाद में उन्होंने तेलुगु भाषियों के लिए क्या किया, पृथक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दी, की घोषणा कर दी। इतने दबाव में आ गए कि उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य को बनाने की मांग
की घोषणा कर डाली कि भैया हम बना देंगे। और 1 अक्टूबर 1953 को, मतलब 1 अक्टूबर है 1953, 1953 को पृथक आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हो गया, गठन हो गया। कब हुआ, 1953 में। 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। क्या था, भाषा के आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य था। और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। तो एक चीज़ आप जान लीजिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को। जब आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, करनूल थी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ चुके हैं। जब आप एग्जाम का पेपर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि समीर सर क्या कह रहे थे। पेपर देखने का मतलब प्रीवियस ईयर आए हुए पेपर को जब आप करेंगे, ठीक है। अब कुछ और टॉपिक को हम देखते हैं उसी के अंतर्गत। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की हम बात करेंगे। देखिए एक ऐसा टॉपिक है जहां यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जहां जीएस का क्वेश्चन आता हो, स्पेशली संविधान का, वहां लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से फिक्स रहता है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम में ये सवाल आ चुका है। अब तक इसने शतक मार दिया होगा, इतनी बार ये पूछा है अलग अलग एग्ज़ाम में, तो 100 बार तो पूछा ही गया होगा। मैं केवल पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, पीसीएस में तो 10-12 बार आया ही है, और सारे एग्ज़ाम को मिला के तो 100 बार आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन। तो एक एक टॉपिक को एकदम क्लियरिटी के साथ, एकदम आँख अपने सेंस को खोल के, आँख को खोल के, दिमाग को खोल के सुनिएगा और समझने का प्रयास करिए। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है उसका जो गठन होता है वो होता है 1953 में। कब होता है, 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, 1953 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष को बार बार पूछता है फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। और इसके अन्य सदस्य जो थे उनके बारे में भी कई बार एग्जाम आ चुका है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे उसके अध्यक्ष के अलावा। तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिक्कर और पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 व्यक्ति इसके सदस्य थे और फजल अली इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और गठन कब हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का, 1953 में, ठीक है। अब क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पारित हुआ। गठित कब हुआ, 1953 में, और पारित हुआ 1956 में। कौन से महीने में, जुलाई में। इस एक्ट के आधार पर इंडिया को 14 राज्यों और 6 संघीय प्रदेशों में स्थापित कर दिया। तो यहाँ से अभी तक जितनी चीज़ें पढ़े वहाँ से क्वेश्चन बना है। राज्य पुनर्आयोग का गठन कब हुआ, 1953 में। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। अन्य सदस्य कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पनिक्कर। राज्य पुनर्गठन आयोग जो पुनर्गठन अधिनियम है कब पारित हुआ, जुलाई 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जो ये एक्ट है इसमें भारत में कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश बनाए गए, तो 14 राज्य और 6 संघीय प्रदेश बनाए गए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन बने हैं जितना मैं बता रहा हूँ। अब क्या होता है, अब देखिए नवंबर 1954 को फ्रांस ने अपनी सभी बस्तियों, कौन कौन, पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर, कोरिकल, ये सब जितने हैं इनको भारत को सौंप दिया। ये जो है 1954 की घटना है कि फ्रांस ने अपनी भारत की सभी बस्तियां भारत को सौंप दी, जिसमें पांडिचेरी, यमन और इसके अलावा चंद्रनगर, कारिकल, ये सारी हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत जब आज़ाद हुआ तब फ्रांस की कौन सी बस्तियां भारत में एक्टिव थी। तो देखिए 1954 तक, 1947 से 1954 तक एक्टिव हैं पांडिचेरी, यानाम, चंद्रनगर और कोरिकल। इसके अलावा 28 मई 1956 को इस संबंध में हस्ताक्षर हुए, ठीक है। मतलब हस्ताक्षर की अगर मैं बात करूं तो 28 मई 1956 को हुआ। और ये सारे जो क्षेत्र हैं ये भारत के अंग बन गए।
अब अगर मैं बात करूं 18 दिसंबर 1961 को क्या होता है, तो देख लेते हैं। 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारत सरकार ने गोवा, दमन, दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की। किसकी? गोवा, दमन और दीव, ये किसके अधीन थे? पुर्तगालियों के अधीन थे, और उस पर पूर्ण अधिकार कर लिया। और 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा व दमन द्वीप को प्रथम जो है परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। तो एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ से एक सवाल ये बना है कि कौन सी ऐसी पुर्तगाली बस्ती थी जो भारत की आज़ादी से जो है 10 साल बाद या 1961 तक एक्टिव थी। या एक बार ऐसे सवाल बना है कि भारत में सबसे पहले कौन से विदेशी आते हैं और सबसे बाद में कौन जाते हैं। तो सबसे बाद में भी देखिए, सबसे पहले कौन? वास्को डी गामा आता है, वो भी पुर्तगाली था, और सबसे बाद में गोवा की मुक्ति होती है, वो भी पुर्तगाल के कब्जे से। तो पुर्तगाली हो गया सवाल का आंसर। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ में आए, इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा लेक्चर देखने के बाद में क्वेश्चन जरूर देखिएगा। क्वेश्चन आपको बड़ा फायदा करेगा। अब अगर मैं बात करूं नए राज्यों के गठन का, तो ये एक सवाल यहाँ से अक्सर आ जाता है कि कभी मिलाने के लिए आ जाता है, कभी पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो इस सन में बना। तो इस टॉपिक से इतना आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आता है, और हमें मान के चलेंगे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए हमें ये सारे स्टेट याद होने चाहिए। और पहला चीज़, कम से कम ईयर तो याद होना चाहिए कि किस सन में कौन सा स्टेट बना है। आप मंथ भले ही भूल जाएं। तो देखिए, हमने सभी लिख दिया है, स्पेशली आंध्र प्रदेश देखिए 1 अक्टूबर 1953 को, महाराष्ट्र 1 मई 1960 को, गुजरात 1 मई 1960 को, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को, इसके अलावा मेघालय 21 जनवरी 1972 को, मणिपुर 21 जनवरी 1972 को, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को, मिजोरम 20 फरवरी 1987 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, गोवा 30 मई 1987 को, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को, झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को, वहीं तेलंगाना 2 जून 2014 को। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बताया हमने कि बाद में इसको क्या किया गया, जो है संघीय क्षेत्र बना दिया गया जम्मू कश्मीर को, और लद्दाख को 2। ठीक है, तो यहाँ ये जो मैं टॉपिक बताया आपको, यहाँ से सवाल बहुत सारे बने हैं। तो फिर से देख लीजिए, आंध्र प्रदेश 1953 में, महाराष्ट्र गुजरात 1960 में, इसके अलावा नागालैंड 1953 में, इसके अलावा हरियाणा जो है 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय और मणिपुर ये 1972 में, वहीं त्रिपुरा भी 1972 में, इसके अलावा सिक्किम 1975, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में, और तेलंगाना 2014 में। यहाँ तक हमने देखा। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय परिषद। देखिए, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। कितने हैं? 5। आप ये मान के चलिएगा, हर टॉपिक से सवाल बना है, इसलिए सारी चीज़ों को अच्छे से देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना है। तो भारत में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 5। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गठन जो है क्षेत्रीय परिषदों का, वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अथवा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। वहीं जो उपाध्यक्ष इसके होते हैं संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और ये हर साल बदलते रहते हैं। वहीं क्षेत्रीय परिषदें केंद्र राज्य संबंधों को मधुर बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों का रिवीजन होता रहे। अब अगर मैं बात करूँ, जो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं उसके मुख्यालय कहाँ कहाँ है, तो देखिए, पहला क्षेत्रीय परिषद जो है वो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दूसरा मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद है, उसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय है कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई में, और दक्षिणी का चेन्नई में। तो उत्तरी का नई दिल्ली में है, मध्यवर्ती का इलाहाबाद में है, मतलब इलाहाबाद वाला बीच में है। आपको याद करा देते हैं, इलाहाबाद वाला कहाँ है? बीच में है। उत्तर में दिल्ली हो गया, पूरब में कोलकाता हो गया, पश्चिम में मुंबई हो गया, और दक्षिण में चेन्नई हो गया। ठीक है, तो देखिए, इसमें से दिल्ली,
कोलकाता, मुंबई और चेन्नई ये महानगर हैं और इलाहाबाद अपना शहर है जहां हम तैयारी करते हैं ज़्यादातर लोग यूपी के कम से कम सिविल सर्विस की। तो 4 महानगर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। अब आप क्षेत्र के हिसाब से जान जाएंगे कि किस दिशा में कौन है। उत्तर में दिल्ली है, पूरब में कोलकाता है, पश्चिम में मुंबई है और दक्षिण में चेन्नई है। तो आपको याद हो गया होगा। अब क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया और इसके तहत स्थापित किया गया। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्या बना? क्षेत्रीय परिषदें बना। अतः ये क्या है? सांविधिक निकाय है। याद रखिएगा, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, आर्टिकल में नहीं आता है कहीं, लेकिन ये बना बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। तो ये क्या है? सांविधिक निकाय है। ठीक है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो कई बार आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है, कौन नहीं है, या किसका संविधान में जिक्र है, कौन आर्टिकल के तहत बता। तो क्षेत्रीय परिषद जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि सांविधिक निकाय है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब पूर्वोत्तर परिषद की बात करेंगे तो देखिए, पूर्वोत्तर परिषद के कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषदों का होता है। इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। यह 8 अगस्त 1972 में अस्तित्व में आया। तो पूर्वोत्तर जो परिषद है कब अस्तित्व में आया? ये आया अस्तित्व में 8 अगस्त 1972 को। कब आया अस्तित्व में? 8 अगस्त 1972 को। इसके अलावा इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित हैं। तो कौन कौन है? असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम। तो ये टोटल कितने हैं? तो गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 8 जो पूर्व के राज्य हैं वो पूर्वोत्तर परिषद में आते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 7 सिस्टर में सिक्किम को छोड़ के सब आते हैं। तो 7 सिस्टर पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं और एक सिक्किम। ठीक है, तो आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं। इसमें देखिए 1994 की बात करें। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बना। ठीक है, तो अगर पूछ ले पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य कौन है, तो सिक्किम है। और कब बना? 1994 में बना। तो देखिए, चर्चा करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी हमें लेक्चर बढ़िया से और लेना होगा और आपको और मेहनत करना होगा। लेकिन चूँकि वीडियो का लेक्चर बहुत लंबा नहीं बनाना चाहते कि 1 2 ढाई घंटे का हम बना दें और आप देख देख के परेशान हो। एक आध वीडियो चल जाता है। हर बार वीडियो अगर मैं 1.5 घंटे 2 घंटे का बनाने लगूं तो आप ऊब जाएंगे, आप खुद नहीं देखेंगे। तो मैं आधे घंटे से ऊपर का वीडियो नहीं बनाना चाहता। हो सकता है 2-4 मिनट आगे या पीछे हो जाए। तो आज हम यहीं पे आपको छोड़ रहे हैं। रीज़न क्या है कि इससे ज़्यादा अगर बनाएंगे तो भारत के जो भाग हैं उसको बताएंगे, नागरिकता बताएंगे, तो ये लंबा लंबा टॉपिक है। तो आप ये जान लीजिए कि धीरे धीरे करके इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान को हम समाप्त कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। कब करोगे भाई? आप करोगे सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी बजाओगे तो हमें आपके पास वीडियो भेजना नहीं पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन स्वयं ही जाएगा। नहीं तो हम किसको किसको वीडियो भेज पाएंगे? 1-2 को भेज देंगे, सबको ना नहीं भेज पाएंगे ना। तो जाहिर सी बात है, आपका भी दायित्व है कि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ मेरे भैया कि सर हमारे लिए मेहनत करते हैं और मेहनत से देखिए। ठीक है, तो मैं आप सबके लिए सारी क्लास इसलिए लाता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तो मज़ा आता है तो देखिए, हम भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम करिए। फिलहाल मैं आपका समीर सर जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलूँगा, कल मिलूँगा। और तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करिए, पिछले क्लास को भी देखिए, रिवीजन करिए और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जो छूटा हो। तो फिलहाल मैं आप सबसे कल फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।